जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 44 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है? तो सबसे पहले बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी किस ऊर्जा को किसी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनित्र की बात कर लेते हैं। तो जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोटर की ओर बात कर लेते हैं। मोटर विद्युत ऊर्जा को मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? तो कौन सा अम्ल गलत सुमेलित हो जाएगा? तो सबसे पहले संतरा की बात करेंगे। तो संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। या सभी खट्टे फलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? खट्टे फलों में होता है सिट्रिक अम्ल। टमाटर की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल और किस में उपस्थित होता है? पालक में। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका की बात करें तो सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। इमली की बात करें, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इमली में मेथनोइक नहीं होता, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इमली में हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है? तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा फॉर्मिक अम्ल होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इस फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहते हैं, जो किस में होता है? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ये इसे कहते हैं ब्रंजक चूर्ण। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, मतलब कि CaSO4 1/2 H2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बुझा हुआ चूने की बात करते हैं। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है बुझा हुआ चूना। आपको इन दोनों को याद रखना है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। दावन सोडे का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्रंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एएसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप या इकाई क्या है? तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या बन जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि आप पूरी फिजिक्स में एक तो कार्य का, एक बल का, इनका विमीय सूत्र याद कर लेना। आप बहुत सी राशियों का विमीय सूत्र आराम से निकाल लोगे। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है M1L1T-2। ये होता है बल का विमीय सूत्र। और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L2। भाई L2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? इसके विमीय सूत्र बन जाएगा M1L-1T-2। M1L-1T-2 इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। तो बल का विमीय सूत्र, सॉरी प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? M1L-1T-2। यदि आप पे प्रतिबिंब यदि आप पे यदि आप पर विमीय सूत्र निकालना नहीं आता है तो कमेंट कर देना विमीय सूत्र। तो मैं आपको
यदि आप पर विमीय सूत्र निकालना नहीं आता है तो कमेंट कर देना विमीय सूत्र। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो कभी विमीय सूत्र पर बता दूंगा, क्योंकि विमीय सूत्र से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाए। तो एक वीडियो मैं आपको विमीय सूत्र के ऊपर बना दूंगा, यदि आप पे विमीय सूत्र निकालना नहीं आता है तो मैं आपको जीरो से बिल्कुल टॉप लेवल तक विमीय सूत्र निकालना बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त उनमें से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो किन दो कोशिकांगों के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ये होता है कार्य का फॉर्मूला। तो कार्य कितना दिया हुआ है? 20 जूल कार्य दिया हुआ है। बल कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन बल दिया हुआ है। विस्थापन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर विस्थापन दिया हुआ है। तो कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो 20 से ये 20 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। 1/2 बराबर क्या आ जाएगी? कॉस थीटा आ जाएगी। तो कॉस थीटा में 1/2 मान किसका होता है? तो कॉस थीटा में 1/2 मान होता है कॉस 60 का। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो वेग के और समय के संबंध को कौन सा समीकरण दर्शाता है? तो सबसे पहले पहले समीकरण की बात करते हैं, गति के पहले समीकरण की। गति का पहला समीकरण कौन सा है? बी बराबर यू प्लस ए टी। तो सी ऑप्शन है जो, यह हो जाएगा गति का पहला समीकरण, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो ये किस किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है वेग के समय को, वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। वेग और समय के मध्य संबंध को दर्शाता है। पहला समीकरण हमसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? वेग और समय के मध्य संबंध को कौन सा दर्शाता है? तो ये हो जाएगा गति का पहला समीकरण वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे समीकरण की, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसको देख सकते हो, ये होता है गति का दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किस किस के मध्य संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है स्थिति और समय के मध्य के संबंध को, स्थिति और समय के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कौन सा होता है इसका? तीसरा क्वेश्चन होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हो, ये यहाँ पे पक्षांतर कर दिया है यू का। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो ये किस किस के मध्य संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है वेग और स्थिति के मध्य संबंध को। वेग और स्थिति के मध्य संबंध को कौन सा समीकरण दर्शाता है? तीसरा समीकरण दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है? तो आंशिक दाबों का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज डाल्टन के द्वारा आंशिक दाबों का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। इसमें एन का यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 7 होता है, लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है 14। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। जब एक और किसी 3 अणु है इसके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिया जाएगा 14/3। कितना आ जाएगा? 14/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आपको ऐसे मात्रक को भी याद रखना है, क्योंकि मात्रक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मात्रक से रिलेटेड, कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हो, 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटी किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडो का समूह किससे संबंधित है? तो आप जानते हो कि ये वर्ग 18 के गैसें हो जाएंगी। वर्ग 18 को क्या कहते हैं? नोबल गैसों का समूह भी कहते हैं। नोबल गैसों का समूह, उत्कृष्ट गैसों का समूह भी कहते हैं वर्ग 18 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन, किसी ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तन। वाष्पन की बात करें तो द्रव का वाष्प में परिवर्तन, द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और संघनन क्या हो जाएगा? इसका विपरीत, वाष्प अवस्था का द्रव में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा संघनन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2n²। ये होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, के कक्ष, एल और एम और एन, इनमें कितने कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो के में कितने हो सकते हैं? एन का मान 1 धर देंगे तो आ जाएगा 2, एन का मान 2 धर देंगे तो आ जाएगा 8। और के एल एम में कितने हो सकते हैं? 18। एन में कितने हो सकते हैं? 32। तो जो है ना 2, 8, 18, 32, आपको इसे याद रखना है। यहाँ फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जब एन का मान 1 धरोगे तो एन का मान के कक्ष में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जब एन का मान 2 धर दोगे तो एल एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो एल कक्ष में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। जब एन का मान 3 धर दोगे तो एम कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। और एन कक्ष में कितने आ जाएंगे? 32। तो एन का मान 4 धर देंगे तो ऑप्शन नंबर उनसे पूछा है, एम कक्ष में 2, 8, 18, तो एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर, ये तो गलत होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? तो पानी के 5 अणु देखते हैं पहले तो। ये हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा पानी का 1 अणु, तो इसके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 के, पानी के 5 अणु। तो पहले पानी के अणुओं का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और इसके कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो इस सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 पानी के अणुओं का द्रव्यमान। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। तो 18 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। 90 यूनिट आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो सिर्फ पानी के 1 अणु का द्रव्यमान निकाल देते हैं। और फिर भी यहाँ पे देख सकते हो एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन ही 18 यूनिट रखा है, क्योंकि पानी के 1 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 18 यूनिट होता है। तो इसको देख के बच्चे पहले ऑप्शन को ही लगा देंगे और गलती कर देंगे। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ऑक्सीजन पौधे में निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है एक हार्मोन। ऑक्सीजन क्या होता है? एक पादप हार्मोन होता है, जो किसका कार्य करता है? ये पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, या वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए को, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से कौन सा भाग जोड़ता है? वो जोड़ता है स्नायु। कौन जोड़ता है? स्नायु जोड़ता है, या इसे कहते हैं लिगामेंट। स्नायु को क्या कहते हैं? स्नायु को कहते हैं लिगामेंट। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और कंडरा की बात करें या टेंडन की, ये किसको जोड़ता है? हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है। हड्डी से मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। तो स्नायु किससे किसको जोड़ता है? स्नायु जोड़ता है हड्डियों को हड्डी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। रिएक्टर पैमाने की बात करें, रिएक्टर स्केल की बात करें, तो भूकंप को कौन सा पैमाना नापता है? भूकंप को कौन सा पैमाना नापता है? वो मापता है रिएक्टर पैमाना। तो ये हो जाएगा। टेस्ला की बात कर लेते हैं। टेस्ला किसका मात्रक होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको 2-3 बार करा दिया ये क्वेश्चन कि टेस्ला किसका मात्रक होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो पहले ऑप्शन को देख सकते हो, 108 नहीं है, 10 की पावर 8 है। ये कितना है? 10 की पावर 8। तो पहले ऑप्शन को तुम देख सकते हो, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन 3 गुना 10 की पावर 8। तो बहुत से बच्चे इसको याद रख रखते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बहुत से बच्चे इस ऑप्शन को लगा देंगे, पहले ऑप्शन को ही आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये किसका होता है? ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। और ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। आपको इसे याद रखना है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको बता दूं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके होती है? तो होती है परमाणु क्रमांक की। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक की होती है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो वो हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमें प्रोटॉन की संख्या भी दी हुई है और न्यूट्रॉन की संख्या भी दी हुई है। तो 15 प्लस 22 कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 22 हो जाएंगे 37। 15 प्लस 22 किसके बराबर हो जाएंगे? 37 के हो जाएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 6 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विभवांतर बराबर V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W अपॉन Q। Q क्या होता है? आवेश होता है। W क्या होता है? कार्य होता है। तो हमसे क्या पूछा है? कार्य पूछा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। तो V का मान कितना दिया हुआ है? 6 वोल्टेज दिया है V का मान। और Q का मान क्या दिया हुआ है? 4 कूलम। जब 6 जो कितना होता है? 24 हो जाएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, V बराबर W अपॉन Q। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान क्या होगा? तो आपको पता होगी कि धारा का मान क्या होता है? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? आवेश का मान पूछा है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्यू का मान क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई का मान कितना दिया हुआ है? आई का मान दिया हुआ है 0.8 इंटू टी का मान कितना दिया हुआ है? टी का मान दिया हुआ है 3 मिनट। मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगी। जीरो से 60 की आगे से जीरो हट जाएगी, तो हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 6। जब 8 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 24 इंटू 6। 24 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी को, ये दिया है जीरो 144। तो ये जीरो पॉइंट लगा लेना इसके आगे से, या इसको हटा ही लेना, तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। किसी शरीर का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या होगा? तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। हमें इससे द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। वो हमें घनत्व कितना दिया हुआ है? तो 2.5 हमें घनत्व दिया हुआ है। और आयतन कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब हमें आयतन दिया है। जब 2.5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आ जाएगा 250 ग्राम। 250 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? पी आई। पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। ये होता है विद्युत शक्ति। जब हम वी बराबर आई आर रखेंगे, पी बराबर क्या होता है? आई आर भी होता है। जब वी की जगह आई आर रखेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? वी की जगह आई रख देंगे, आई आर रख देंगे इंटू आई। तो पी बराबर क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। पी बराबर क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो ये भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले ड्राइव करके बता दिए। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक माना जाता है या कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? वो कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का।
वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लवोइजर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में।